हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के मिड टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर्स। ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इन क्वेश्चनों में से ज़्यादातर आपके मिड टर्म के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको और भी बाकी सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो मिल सके। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है, हर बार आता है, फाइनल में भी आता है और आपके मिड टर्म में भी आता है। ठीक है, कि केंद्रीय बैंक के कार्य बताओ। ठीक है, जो आपके प्री बोर्ड होते हैं उसमें भी आता है ये। इससे जुड़ा एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो ये तो आप पढ़ के जाना भाई, केंद्रीय बैंक के कार्य बताओ। अब इसके 6-7 कार्य होते हैं, या फिर किसी भी कार्य का अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। जैसे इसका पहला पॉइंट बनता है कि सरकार का बैंक होता है। जो केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जो होता है वो सरकार के खाते का और कर्ज संभालता है, लेन देन। ठीक है। और इसी क्वेश्चन अगर अलग से पूछ ले कि जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार का कैसे बैंक है, तो पहले बात तो वो उसका खाता रखता है। ठीक है। उसे सरकार को ऋण देता है, विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है अपने पास। ठीक है। और विदेशी विनिमय में सहायता करता है। ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। अगर अलग से पूछ ले, बाकी पॉइंटों का भी अलग से क्वेश्चन दे सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बैंकों और बैंक होता है। भाई वाणिज्य बैंकों और ऋण और नकदी लेना देना इसका काम होता है। ठीक है। मुद्रा नियंत्रण, नोट जारी करना, पैसे की आपूर्ति नियंत्रित करना, लिख सकते हो आप। इसका डायरेक्ट पॉइंट भी लिख सकते हो कि नोट जारी करता है। ठीक है। मौद्रिक नीति, ब्याज दर और अर्थव्यवस्था में पैसा नियंत्रित करता है ये। ठीक है। विदेशी मुद्रा और रिजर्व बैंक को संभालता है। और अगला पॉइंट है कि बैंकिंग निगरानी यानी बैंकों की देखरेख और नियमन बनाता है। या तो आप इसको शॉर्ट पॉइंट भी लिख सकते हो। अब बड़े में पूछे, 6 मार्क्स से पूछे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकते हो जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है। इतना काफ़ी होता है। आप चाहो तो थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हो। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि वाणिज्य बैंक के साक्ष्य रंजन कैसे कार्य करता है, समझाइए। तो इससे जुड़ा ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन तो 100% में था, ये 90% और लेकर रखो कि हाँ इससे क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है। तो साक्ष्य रंजन क्या मतलब, पैसा कैसे बनाता है वाणिज्य बैंक। कोई वाणिज्य बैंक होती है वो पैसा कैसे निर्माण करती है, पैसों से पैसा कैसे कमाती है। तो भाई इसको पहले तो आपको मीनिंग बता देना है, अर्थ बताना है कि वाणिज्य बैंक जब अपने पास जमा हुए धन का कुछ हिस्सा उधार के रूप में देता है तो वह नए पैसों का निर्माण करता है, मतलब ऋण देके साख का सृजन करता है। सिंपल से एक डेफिनेशन बोले तो। ठीक। और इससे भाई कैसे करता है आप वो भी देख लो। अब भाई मान लो कि पहले जो जमा है, प्राथमिक जमा है, तो कोई ग्राहक बैंक में 10,000 रुपये जमा करता है। ठीक है। अब रिजर्व बैंक उसे रिजर्व रखना है, मतलब अपने पास रखना है, तो बैंक कुछ हिस्सा रिजर्व में रखता है, यानी 10% यानी 1,000 रुपये रिजर्व में रखेगा। ठीक है। बाकी जो 9,000 रुपये बचा है उसे क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को लोन दे देगा। ठीक है। अब जो नए व्यक्ति ने लोन लिया है तो नए जमा का निर्माण हो गया, और जिस व्यक्ति को 9,000 का ऋण मिला है वह इसे फिर से बैंक में जमा कर सकता है। किसी न किसी बैंक में जमा करेगा, या फिर जिस बैंक से ऋण लेता है उसी बैंक में जमा करता है बेसिकली। ठीक है। फिर बैंक फिर से 10% रिजर्व रखकर बाकी उधार दे देता है, मतलब 9,000 में से फिर से 10% रखेगा, 900 रुपये, बाकी 8100 रुपये फिर से दूसरे व्यक्ति को ऋण दे देगा। इस प्रक्रिया को मूल जमा राशि में कई गुना पैसे निर्माण होता है, और इसे ही वाणिज्य बैंक द्वारा साक्ष्य अर्जन कहते हैं। जो सिंपल आंसर 3 नंबर 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से लिखोगे तो फुल मार्क्स तो आपके पक्के हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि रिवर्स रेपो दर और रेपो दर में अंतर बताओ, ये कैसे काम करता है। तो इस अलग से ही पूछ सकता है कि जो रेपो दर है या रेपो रेट है या फिर रिवर्स रेपो रेट है वो कैसे काम करता है, अब इनका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक। सरकार के लिए कैसे उपयोगी है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के बन के आते हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर दो कि परिभाषा बता दो कि रेपो दर है क्या, रेपो रेट है क्या। कि रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्य बैंक अपने अतिरिक्त पैसा आरबीआई के अल्पकालीन कर्ज के लिए देता है। ठीक है। और इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है कि कितना देना है, मतलब वह ऋण जो वाणिज्य बैंक दूसरे लोगों को देता है, ब्याज जिस रेट पे ब्याज देता है, और जो तय कौन करता है, आरबीआई तय करता है किस रेट पे ब्याज देना है, ऋण देना है। ठीक है। आगे कि भाई ये काम कैसे करती है, जब आरबीआई महंगाई कम करने या पैसे कम करना चाहता है मार्केट के अंदर तो रेपो दर को बढ़ा देता है। जब रेपो दर बढ़ जाती है तो इससे कर्ज महंगा हो जाता है,
और बैंक कम उधार देती है और बाजार में पैसा कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। और जब आरबीआई को अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ाना होता है तो रेपो दर को घटा देता है। ठीक है, और बैंक सस्ता कर्ज लेती है फिर, और ज़्यादा उधार देती है फिर, और बाजार से में पैसा भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब कम रेट पे कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है तो लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेपो रेट काम करता है। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट कैसे काम करता है और है क्या। भाई रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेती है। भाई उसमें तो देती है, इसमें क्या करती है, उल्टी लेती है। वैसे आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के से अतिरिक्त पैसा निकालने के लिए तय करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। भाई जब आरबीआई चाहती है कि बाजार में पैसा कम हो, कि मार्केट में पैसा कम होना चाहिए, तो रिवर्स रेपो दर बढ़ा देती है। अब भाई रिवर्स रेपो दर बढ़ेगी तो ब्याज की दर भी बढ़ जाएगी। जब बाजार में पैसा आरबीआई के पास चला जाता है सारा, जब आरबीआई चाहती है कि बाजार में पैसा ज़्यादा हो तो रिवर्स रेपो दर घटा देती है। तो इस तरीके से वो बाजार में महंगाई मतलब पैसों की कमी और बढ़ा सकती है। ठीक है, इस तरह से काम करती है। और बैंक कम ब्याज पर पैसा आरबीआई को देती है और बैंक ज़्यादा पैसा बाजार में दे देती है। तो इस तरह घटाव बढ़ाकर भाई रिवर्स रेपो दर काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, मोदी जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मोदी जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर क्या है। अरे ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो 3 नंबर में आए, चाहे 4 में आए, चाहे वो 6 में दे दे, 6 के पॉइंटों में जो क्वेश्चन आता है उसमें दे दे। तो ये क्वेश्चन भी 100% में नोट कर लो आप। ठीक है, अब भाई मोदी जीडीपी, भाई ये वर्तमान बाजार मूल्य देश की कुल उत्पादन का मूल्य है। अब जो भाई नॉमिनल जीडीपी है यानी मोदी जीडीपी है, ये क्या है, ये वर्तमान बाजार मूल्य जो अभी करंट में चल रहा है वस्तु का रेट, गुड्स एंड सर्विस का रेट, ये वो दिखाता है। ठीक है, इससे महंगाई का या कीमतों की बढ़ोतरी शामिल होती है कि समय के साथ अगर चीज़ों में महंगाई हुई तो ये उसको दिखाता है। उदाहरण के लिए अगर साल 2025 में उत्पादन वही है, प्रोडक्शन वही हो रहा है, और 2024 में है जो 2024 में था, लेकिन कीमतें बढ़ गई हैं, चीज़ें वही हैं लेकिन उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो मोदी जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था मोदी जीडीपी जो करंट गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाता है, रेट को दिखाता है। ठीक है, अब रियल जीडीपी देखते हैं ना, वास्तविक जीडीपी क्या है। भाई स्थिर कीमतों पर देश की कुल उत्पादन का मूल्य है, मतलब कीमत स्थिर रहती है कई वर्षों तक के, उसको दिखाता है। अब महंगाई के प्रभाव को हटाकर ये सिर्फ उत्पादन के वास्तविक मात्रा दिखाता है कि कितना उत्पादन किया जा रहा है, महंगाई नहीं दिखाता, ये दिखाता है कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, इससे पता चलता है कि उत्पादन वास्तव में बढ़ा है या फिर घटा है। ये उत्पादन को देखता है, रेट को नहीं देखता है। ठीक है, तो दोनों में ये फ़र्क है। तो ये आप माइंड में सेट कर लो, 3 या 4 नंबर का आने ही वाला है, पक्का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर। देखो मानव पूंजी से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, मानव पूंजी जो है टॉपिक आपका, उससे एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, आप नोट कर लो। चाहे ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब भाई मानव पूंजी क्या है, भाई परिभाषा बोले तो किसी व्यक्ति की शिक्षा, कौशल, अनुभव और स्वास्थ्य जो आर्थिक उत्पादन में योगदान देती है। भाई क्या है परिभाषा, कि किसी व्यक्ति को शिक्षा यानी एजुकेशन, कौशल यानी स्किल, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, स्वास्थ्य यानी हेल्थ जो आर्थिक उत्पादन में योगदान देती है, उसे कहते हैं मानव पूंजी। भाई किसी व्यक्ति के अंदर जो स्किल्स है, एजुकेशन है, जो उसकी हेल्थ है, ठीक, जो उसका एक्सपीरियंस है, वही होता है मानव पूंजी। अब मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका आर्थिक मूल्य बढ़ाना होता है। मानव पूंजी का जो मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक मूल्य को बढ़ाना। माप क्या है इसकी, आमतौर पर शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य क्षमता से किया जाता है। भाई देखा जाता है किस व्यक्ति के अंदर कितनी एजुकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक, क्या उसकी कार्य क्षमता है। ठीक, उदाहरण के लिए इंजीनियर की शिक्षा और कौशल कंपनी के उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है, अलग से पूछ सकता है, तो आपको तो ये सेट कर लो माइंड में कि इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आने वाला है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है जो सिंपल से बताएं, आप ये भी लिख के आओगे ना तब भी आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई मानव विकास क्या है। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट, भाई परिभाषा इसकी है कि लोगों के संपूर्ण जीवन स्तर में खुशहाली की माप है। ठीक, मानव विकास, जब भाई मानव का विकास होता है तो वो डेवलप होता है, डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है वो इंसान खुश होगा। भाई मुख्य उद्देश्य क्या, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है ये। ठीक है, लाइफ स्टाइल को अच्छा करता है,
जैसे माप क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के माध्यम से देखी जाती है। ठीक, उदाहरण के लिए बच्चों का स्वास्थ्य विकास कैसा है, शिक्षा कैसी है, जीवन स्तर कैसा बना, रहने का स्तर क्या है, लाइफ स्टाइल का पता लगता है। तो ये मानव विकास के कहाँ से व्यक्ति कहाँ पहुँचा है, उसकी लाइफ स्टाइल पर लेके आती है, अब क्या है ये दिखाता है, सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विनिवेश क्या है। देखो ये तो क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं पूछता, बट ज़्यादातर पेपर में रिपीटेड है, इसलिए इसको डाला हुआ है मैंने। सिंपल से 1 या 2 मार्क्स में आता है, वो भी क्वेश्चन बस 6 वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसके पॉइंटों में दिया होता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। परिभाषा क्या है कि विनिवेश का अर्थ है सरकारी या निजी कंपनी द्वारा किसी संपत्ति या उद्योगों या शेयर में किए गए निवेश को कम करना है, बेच देना। विनिवेश कहलाता है द्वार से किसी के ऊपर निवेश करना, कंपनी के ऊपर या फिर किसी भी संस्था के ऊपर। सरल शब्दों में बोले तो पैसों को किसी परियोजना या कंपनी से निकालना है, बेचना ही विनिवेश कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने शेयर्स खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, उसे बेचना और दूसरी कंपनी में लगा देना, ये विनिवेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रोजगार रहित समृद्धि से आप क्या समझ। देखो इस क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के पूछा जाता है कि रोजगार रहित समृद्धि क्या है। तो ये ईजी वाले टॉपिक्स हैं, मानव पूंजी वाले और ये वाले, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, समझ गए तो। अब परिभाषा इसकी क्या है कि जब किसी देश में अर्थव्यवस्था की जीडीपी या उत्पादन बढ़ता है लेकिन नौकरी या रोजगार के अवसर बढ़ते ही नहीं है, मतलब बस जीडीपी के स्तर में तो बढ़ोतरी हो रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है, तो इसे रोजगार रहित समृद्धि कहते हैं। ठीक है, और सरल शब्दों के आर्थिक विकास हो रहा है लेकिन लोगों का रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं लेकिन जीडीपी में बढ़ोतरी दिख रही है, तो इसी को कहते हैं रोजगार रहित समृद्धि। ठीक है, अब मुख्य बात है क्या है, इसका कारण क्या होता है कि तकनीकी उन्नति। भाई तकनीक अच्छी हो जाए, मशीनों का अधिक उपयोग होने लगे तो मानव श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट वैसे गया। ठीक है, पूंजी सघन उद्योग यानी उत्पादन बढ़ता है लेकिन रोजगार कम मिलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन रोजगार उतना ही मिलता रहता है लोगों को। ठीक है, अब नतीजा क्या है कि भाई जीडीपी बढ़ती है लेकिन बेरोजगारी बनी रहती है और सामाजिक असंतोष और गरीबी कम नहीं होती। देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, और 4 नंबर भी दे दे तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, पॉइंट सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव पूंजी में शिक्षा की क्या भूमिका है। जो मानव पूंजी है उसमें शिक्षा की भूमिका क्या है। अब भाई परिभाषा पढ़ते हैं, मानव पूंजी है कि जिसका भी हमने ऊपर पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। चीज़ें वही हैं कि मानव पूंजी से तात्पर्य किसी व्यक्ति की कौशल, ज्ञान, स्वास्थ्य और अनुभव जो आर्थिक उत्पादन में योगदान देता है। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन रहेगी जो हमने ऊपर पढ़ी। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। अब भाई शिक्षा की बात की गई है कि शिक्षा की भूमिका क्या है। भाई मुख्य भूमिका है कि कौशल और दक्षता बढ़ाना। पहला पॉइंट, जो शिक्षा है किसी व्यक्ति की कौशल यानी स्किल और दक्षता बढ़ा देती है। फिर शिक्षा लोगों को विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल देती है, इससे उत्पादन क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ जाती है मनुष्य की। ठीक है, आर्थिक विकास में योगदान। भाई जब शिक्षित व्यक्ति उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन कर सकता है तो आर्थिक अर्थव्यवस्था में नई तकनीक और नवाचार को अपनाना आसान होता है। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। अब स्वतंत्र निर्णय में रोजगार। भाई शिक्षा से लोग बेहतर निर्णय और समस्या समाधान कर सकते हैं क्योंकि नॉलेज ज़्यादा होती है, तो इजीली समस्याओं को हल कर पाएंगे। उन्हें अच्छे रोजगार और आय के अवसर भी मिलते हैं जिन्हें पर एजुकेशन ज़्यादा होती है। ठीक, अब मानव पूंजी का मूल्य बढ़ाना। ये जितनी अच्छी शिक्षा उतना उच्च कौशल, बस जितने अच्छे लोगों का शिक्षा उतनी डिग्री होती है उतने अच्छे उनका कौशल का ज्ञान भी बढ़ा हुआ होता है, उतने अच्छी सैलरी भी मिलती है उन्हें और आर्थिक दृष्टि से अधिक मूल्यवान मानव माना जाता है वो। ठीक, तो ये तो था आपका कि मानव पूंजी में शिक्षा का योगदान क्या है, शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि किसानों के लिए ऋण जाल का अर्थ क्या है। ठीक, अब भाई इसका पहले परिभाषा समझते हैं कि ऋण जाल वह स्थिति जैसे किसान कर्ज लेने के बाद भी कर्ज नहीं चुका पाता और समय के साथ कर्ज और ब्याज बढ़ते चले जाते हैं और सरल शब्दों में तो कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान को इससे बाहर नहीं निकल पाना, मतलब एक कर्ज के लिए दूसरा कर्ज ले लेना और दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा, इस तरीके से एक किसान ऋण जाल में फंस जाता है और वो ऋण देता ही रहता है। ठीक है, और इसी कारण से कई किसानों को अपनी ज़मीनें वगैरह बेचनी पड़ती है। ठीक है, आगे है कि मुख्य कारण क्या है इसके। भाई मुख्य कारण क्या, कम उत्पादन है, खराब फसल। भाई जो है मान लो किसी किसान ने ऋण लिया, लोन लिया फसल उगाने के लिए, अब फसल ही खराब हुई तो कैसे चुकाएगा। ठीक है, इनकम ही कम होगी तो दे कैसे पाएगा। उच्च ब्याज दर पर कर्ज। अब भाई जो किसान है वो बैंकों के बजाय
बड़े बड़े उद्योगपतियों से या फिर साहूकारों से ऋण लेते हैं तो उन्हें उच्च ब्याज दर पर ऋण मिलता है। अब प्राकृतिक आपदा या सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए तो उनकी फसल तो बर्बाद है, ठीक है, नुकसान वैसे ही हो जाएगा उनका। आगे बैंक या गैर बैंक स्रोतों से बार बार कर्ज लेना, भाई ऐसे लोग कर्ज लेना जो भाई बहुत ज़्यादा हाई रेट पे मतलब ब्याज देते हो, चक्रवृद्धि ब्याज लगाएं तो भाई ब्याज तो बढ़ेगा ही। परिणाम क्या निकलता है, भाई किसान लगातार कर्ज में बोझ में दबता है और आत्महत्या, गंभीर आर्थिक संकट का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा किसान मरते भी हैं और परिवार में समुदाय पर भी असर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम, भारत में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के मुख्य सीमाओं के संक्षेप में बताओ। भाई जो गाँव में बैंकिंग प्रणाली है उसकी सीमाएँ क्या हैं, ठीक है। अब इसके डायरेक्ट पॉइंट लिखे हुए हैं तो क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट ही लिखने हैं आपको। पहले क्वेश्चन को आप पहले लाइन तो ऐसे लिखेंगे, भारत में ग्रामीण बैंक की मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं, ऐसे लिखा करो क्वेश्चन जब भी लिखो आप। तो ये है कि भाई अपर्याप्त बैंक शाखाएं, भाई बैंक शाखाएं नहीं होंगी तो कहाँ से बैंक ऋण देंगी किसानों को। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं और एटीएम कम है। दूसरा, कर्ज का दुरुपयोग, छोटे किसान और ग्रामीण को दिए गए ऋण का सही इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। आगे, प्रौद्योगिकी की कमी, भाई इंटरनेट, डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित हैं, ठीक। अगला है कम वित्तीय साक्षरता, भाई ग्रामीण लोग बैंकिंग नियम और सेवाओं को ठीक से नहीं समझते हैं, ठीक है। आगे के आसमान वितरण का अर्थ है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं जो कि कई लोगों के पास नहीं होते, तो इसलिए उन्हें ऋण भी नहीं मिलता है, ठीक। उच्च जोखिम, पर कृषि पर निर्भरता, प्राकृतिक आपदाएं और ऋण चुकाने की कठिनाई। अब मान लो अगर बैंक किसी भी किसान को ऋण दे भी देती है तो वो चुका नहीं पाता, इससे बैंक को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर बताओ। यहाँ पे संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र अंतर बताओ, ये भी पूछ लेता है। तो भाई क्वेश्चन तो वही है। औपचारिक क्षेत्र पढ़ते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्या है, भाई सरकार द्वारा पंजीकृत और नियंत्रित व्यवसाय को रोजगार देना, मतलब ऐसी संस्था है, ऐसे क्रियाएं जिसमें सरकार पैसा देती हो या फिर सरकार लोगों रखती हो, वो कहलाता है औपचारिक क्षेत्र। और विशेषता क्या है, नियमन कानून का पालन, भाई नियमित होता है, मतलब तुम्हारा जॉब छूटेगी नहीं एकदम से, और भाई कानून का पालन प्रॉपर तरीके से किया जाता है। नियमित वेतन मिलता है और सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, जैसे पीएफ, पेंशन, ये सब मिलता है। स्थायी और सुरक्षित रोजगार होता है, स्थायी भी होता है, सुरक्षित भी होता है। कर और अन्य भुगतान कानून के अनुसार होते हैं, जो टैक्स वगैरह देना पड़ता है वो कानून के अनुसार होता है। ये नहीं चाहे जितना मर्जी भर रहे हैं, कुछ भी दिए जा रहे हैं, जैसे बैंक हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, बड़ी कंपनियाँ हो गई, सरकारी विभाग, इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, औपचारिक संगठन के। अब अनौपचारिक की बात करें तो भाई गैर पंजीकृत छोटे निजी व्यवसाय, छोटे मोटे जो कंपनियां होती हैं, उद्योग होते हैं, तो उससे जो काम कर रहे लोगों की स्थिति बताता है ये कि भाई सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य नहीं है, कोई फॉलो नहीं करते रूल को, वेतन अनियमित और सामाजिक सुरक्षा नहीं है, रोजगार अस्थायी और अनिश्चित होता है, और कर या फिर अन्य भुगतान सीमित नहीं होते हैं, ठीक। तो ये इसकी विशेषताएं थी। उदाहरण के लिए घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और छोटी दुकान और खेत मजदूर, इसके कुछ उदाहरण हैं। तो अगले क्वेश्चन में वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई ये तो क्वेश्चन मान लो 100% आने वाला है, ठीक है, जो मैंने ऊपर कुछ 100% वाले क्वेश्चन बताए उसमें से इसको भी जोड़ लो। ये 6 नंबर में आता है या फिर 4 में आता है, ये 4 और 6 के बीच ही आता है, 3 नंबर में नहीं देते इसे। कि औद्योगिक अधिनियम 1956 के लिए उठाए गए प्रमुख कदम की व्याख्या कीजिए। तो भाई ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो माइंड में कर लो उसको भी सेट। भाई विवाद, अब इसके क्या क्या कदम है ये पढ़ते हैं। भाई पहला पॉइंट है कि विवाद निवारण, भाई मालिक और श्रमिकों के बीच विवाद सुलझाने के लिए यह अधिनियम लाया गया, ठीक। नौकरी की सुरक्षा के लिए, भाई कर्मचारी बिना कारण बर्खास्त ना हो, बड़े उद्योग को छटनी के लिए अनुमति जरूरी, ठीक है, नौकरी की सुरक्षा के लिए। अगला तीसरा पॉइंट है कि श्रमिक कल्याण, भाई मजदूरी, अवकाश और हड़ताल से जुड़े नियम के लिए। अगला के अधिकार और कर्तव्य, मालिक और श्रमिक के अधिकार और कर्तव्य तय करता है। और भाई अगला ये औद्योगिक स्थिरता, के हड़ताल, ताला के नियम, उद्योग को शांति बनाए रखने के लिए ये अधिनियम लाया गया। भाई सिंपल और छोटे पॉइंट लिखा है मैंने 5 पॉइंट। अब 4 का आता है तब भी आप 1 पॉइंट लिखो, 5 का आता है तो 6 नंबर का आता है तब भी आप 5 पॉइंट लिख देंगे, तो आपके नंबर पक्के हैं 6। एक दो उदाहरण भी लिख सकते हो, ठीक है, अपनी तरफ से बना के, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
भाई भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर, भाई भौतिक पूंजी या मानव पूंजी का पूछ लेता है भाई क्वेश्चन। तो भौतिक पूंजी क्या है भाई, उत्पादन के लिए उपयोगी होने वाले संपत्ति, मशीनें और उपकरण निर्माण को भौतिक पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये तो भौतिक पूंजी की परिभाषा हो गई। अब विशेषता क्या है, स्थायी और स्पर्शनीय वस्तु होती हैं, इस पर हम छू सकते हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ाती हैं कि भाई एक बार खरीद लो तो लंबे समय तक टिकी रहती हैं। मशीन ले ली, कोई भी सिलाई मशीन ले ली दर्जी ने, तो भाई लंबे समय तक चलने वाली है, उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। पूंजीगत निवेश से जुड़ी होती है, भाई एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गई वो। उदाहरण के लिए मशीनरी, कारखाना, उपकरण, भवन, वाहन आदि। लाइक एक गाड़ी वाले ने गाड़ी ले ली तो वो भाई 15-20 साल तक तो चलेगी चलेगी, अब वो चलाएगा तो। ठीक है, अब मानव पूंजी क्या है भाई, किसी व्यक्ति की, भाई फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक, डेफिनेशन वही सेम है कि भाई किसी व्यक्ति की शिक्षा, कौशल, अनुभव और स्वास्थ्य जो उत्पादन में योगदान देते हैं उसे मानव पूंजी कहते हैं। भाई विशेषता क्या, अप्रत्यक्ष और अमूर्त, आस्पर्शी नहीं होती, मतलब व्यक्ति के अंदर होती है। ये कौशल और दक्षता बढ़ाती है और शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। भाई ये कितने तरीके से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, समझो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण के लिए शिक्षित और कुशल व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीक कर्मचारी इसके उदाहरण है मानव पूंजी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर प्राथमिक घाटे और वास्तविक घाटे में अंतर, भाई ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आता है, मतलब इसको 80 से 90% की प्रोबेबिलिटी मानो कि आ सकता है। ठीक है, जब प्राथमिक घाटा की बात करूँ मैं तो क्या है भाई, जब सरकार को कुल व्यय में ब्याज भुगतान को घटा दे, ठीक है, और जो शेष घाटा बचता है उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में बोले तो सरकार का व्यय यानी राजस्व प्लस ब्याज को घटाकर बचा हुआ घाटा जो बचता है उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। अब विशेषता क्या है भाई, ब्याज भुगतान को शामिल नहीं करता है, जो ब्याज मिलता है, भुगतान करते हैं लोग, उसको शामिल नहीं करता है। सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति को दिखाता है। इसका फॉर्मूला होता है एक निकालने के लिए कि प्राथमिक घाटा कुल घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस कर दो तो ये आ जाता है। देखो उदाहरण भी मैं एक लिख दिया, इसीलिए मतलब 5,000 करोड़ का भुगतान है और 20,000 करोड़ प्राथमिक घाटा है, तो भाई टोटल क्या बचेगा, 5,000 में से 2,000 घटा देंगे तो हमारे पास 3,000 करोड़ रुपये बचेगा। आगे बढ़ते हैं कि राजस्व घाटा क्या है भाई। राजस्व घाटा की बात करें हम तो भाई जब सरकार का राजस्व व्यय यानी राजस्व आय होता है तो राजस्व घाटा कहलाता है, मतलब स्टेट का जो है घाटा होता है ना इनकम में, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, रेवेन्यू ऑफ रिसिप्ट बोलते हैं। सरल शब्दों में बोलो, सरकार की नियमित आय और व्यय में अंतर हो जाना, कम ज़्यादा हो जाना। विशेषता की बात करें तो वह पूंजीगत व्यय को शामिल नहीं करता है और वित्तीय अनुशासन और सरकार की नियमित आय और व्यय स्थिति को दिखाता है। फॉर्मूला की बात करूं तो भाई राजस्व घाटा राजस्व व्यय में से राजस्व आय को माइनस करना पड़ता है। उदाहरण के लिए राजस्व व्यय है 8,000 करोड़ और राजस्व घाटा 6,000 करोड़, तो भाई बचेगा क्या, 2,000 करोड़ बचेगा हमारा टोटल। आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन है भाई, इसमें से मानो कि 100% मानो से इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में 1991 में किए गए आर्थिक सुधार बताइए। तो ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने ऊपर बताया ना 100%, उसमें इसको शामिल कर लो। ठीक है, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, अब भाई इसमें क्या है कि भारत के 1991 में गंभीर भुगतान संकट यानी विदेशी मुद्रा की कमी और आर्थिक मंदी के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार किए गए। भाई जो 1991 में इसलिए लाई गई थी नीति ताकि भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। ठीक, इन्हें कई आर्थिक नीति भी कहा, इन्हें नई आर्थिक नीति मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है, LPG। ठीक, इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था का उदारीकृत करना, मतलब उदारीकरण, निजीकरण को बढ़ावा यानी निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाना, इसके LPG के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, LPG लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 LPG के अपनाई गई नीति। अब भाई पहला पढ़ते हैं उदारीकरण। भाई अब 3 में से कोई एक क्वेश्चन आता है, या फिर डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर उदारीकरण के बारे में अलग से पूछ लेंगे, उदारीकरण क्या है, इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर निजीकरण क्या है, इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर आप कहते हैं वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, अब वैश्वीकरण किस तरह से भारत को प्रभावित किया। इस तरह से 3 में से एक क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना आप, या फिर तीनों ही पूछे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। अब उदारीकरण क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया इसने, पहला
क्या किया, इंडिया में आके जो लाइसेंस था अलग अलग कंपनी के लोगों का, मतलब जितने कम करने वाले लोग हैं उनको लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दिया। उद्योग में सरकार की पाबंदियों को कम कर दिया, ताकि सरकार कम पाबंदी करेगी तो उद्योग ज़्यादा विकसित होंगे। अब इन निवेश उत्पादन और निर्यात पर नियंत्रण घटाया गया, ठीक है। और वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किए गए, जैसे बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए। तो ये तो था उदारीकरण। अब बेसिक निजीकरण की बात करें तो हर चीज़ को प्राइवेट कर देना, इसका अर्थ तो ये होता है सरकार छीन के अलग कर देना। अब भाई एक मिनट, मैंने 2 फोटो सेलेक्ट कर दी, एक मिनट। सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों या निजीकरण को शुरू करना, निजीकरण का अर्थ था सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेची, मतलब सरकार ने अपनी सरकारी से निजी कर दिया और निजी क्षेत्र को अधिक उद्योगों और सेवाओं को प्रवेश करने की अनुमति दे दी, इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी। और लास्ट आपका बेसिकरण, एक मिनट नीचे होगा बेसिकरण आपका, शायद मैं बेसिकरण डालना भूल गया हूँ, कोई नहीं। अब मैं आपको बेसिकरण का तो ऐसे ही बता देता हूँ। बेसिकरण का अर्थ है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करना। इससे फ़ायदा क्या हुआ, भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने आकर भारत में निवेश किया और भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार आया, क्योंकि भारत में विदेशी पैसा भी आया और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, जिससे कि छोटे उद्योगों को बढ़ने में सहायता मिली और रोजगार के अवसर भी बढ़ गए, ठीक है। ये था बेसिकरण। आगे बढ़ते हैं भाई, धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन भी ज़्यादा रिपीटेड नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक कि मुझे संभावना लगती है कि दे सकते हैं भाई, 2 नंबर में, 3 नंबर में, छोटे नंबर में, किसी भी नंबर में दे तो दे सकते हैं, ऐसी संभावना लगती है मुझे। अर्थ क्या है भाई, विकास का अर्थ केवल राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि नहीं है, ठीक, बल्कि ये लोगों के जीवन स्तर और शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और अवसरों सुधार को भी दर्शाता है। मतलब ऐसा विकास जो प्रेजेंट टाइम के लोगों को तो लेके चले और साथ साथ फ्यूचर में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी चीज़ों को बचा कर चले, वो धारणीय विकास कहलाता है। भाई मुख्य धारणा क्या है भाई, आर्थिक वृद्धि करना इसका उद्देश्य से, ठीक है। उत्पादन और आय में वृद्धि करना, जीडीपी और पीसीआई में बढ़ाना है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। मानव विकास करना भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार लाना, लोगों की क्षमता और अवसर को बढ़ाना। धारणीय विकास का अर्थ पढ़ रहे हैं हम, उसके पॉइंट पढ़ रहे हैं। समानता और न्याय भाई, समाज में आय और संपत्ति का समान वितरण करना, ठीक है। गरीबी हटाना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सतत विकास यानी कि विकास का ऐसा जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और वर्तमान में आने वाले पीढ़ियों को दोनों को जरूरतें पूरी करे, ठीक है। तो ये था आपको धारणीय विकास वाला। आगे बढ़ते हैं भाई, आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में, वो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख लो, ठीक है। और एक आपका जो कहते हैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था 100% नोट कर लो। एक राष्ट्रीय आय निकालना पूछ लिया, फिर क्या कहते हैं NBA टाइप से निकालना। तो भाई ये एक क्वेश्चन है जो 3 नंबर में देता है, चाहे इस तरीके से दे या फिर चाहे इस तरीके से दे। तो आपका एक क्वेश्चन 100% है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप नोट कर लेना कि आपको राष्ट्रीय आय निकालना आना चाहिए, GDP निकालना आना चाहिए, GDP to MP FC, ठीक है। NBA to MP FC MP आपको निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। उससे जुड़े हुए एक बड़ा क्वेश्चन आता है और एक छोटा क्वेश्चन है, सॉरी 2 छोटे क्वेश्चन आते हैं एक ही नंबर में मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। तो उसको माइंड में सेट कर लेना आप किस तरीके से करना है। बाकी जो पेपर के बाद आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी विस्तार से, ठीक है, समझने के लिए। और बताऊं तो भाई इस तरीके का एक क्वेश्चन है जो आपको 100% रिपीटेड है कि भाई आपको जमा दे रखी होगी, जो CRR वाला फॉर्मूला वो लगता है इसमें। अब भाई ऋण कितना दिया, 80%, बचाया कितना 20%, तो 5,000 का 80%, 4,000 निकाल लिया है, 5 8 40, बचा 20% है, 5 दूनी 10, यानी 1,000 रुपये इधर आ जाएगा 20% के यहाँ। मतलब मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो 1,000 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब भाई ये जो ऋण दिया था 4,000 रुपये, उसको वापस बैंक क्या करेगी, दूसरे व्यक्ति को ऋण दे के ले लेगी। अब 4,000 में से कितना 80% लोन दिया, तो 4 × 32, तो 3200 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बचा कितना 800, ठीक है। अब 3200 को दोबारा से ऋण देगी, यहाँ 3200 आ जाएगा। अब 3200 का 80% निकाल दो,
फिर जाकर उसे सेम इसी फॉर्मूले से करते रहना है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। देखो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 1800, फिर जाके 3200। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इन्हें टिक लगाना है। 1 नंबर में आता है, 100% वाला आने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हम बता चुके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और इससे जुड़ा 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछ सकते हैं, फॉर्मूला बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि गैर मौद्रिक विनिमय को सकल घरेलू उत्पाद के लिए कल्याण के सूचक की एक सीमा के तौर पर समझाइए। भाई सीमा के तौर पर कैसे है समझाना है। भाई ऐसे लेन देन का मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। ठीक, जो गैर मौद्रिक विनिमय होता है, बिना मुद्रा के जो विनिमय होता है, ऐसा कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता है किसी वस्तु का, और वे अक्सर राष्ट्रीय खातों में दर्ज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकासशील देशों में ऐसा होता है। भाई ऐसे कार्य जिसमें मुद्रा का उपयोग ही नहीं हो रहा है, मान लो आप घर वालों के लिए चाय बना के दे रहे हो, घर का काम कर रहे हो, पापा की सेवा कर रहे हो, किसी कुछ भी कर रहे हो, तो इसमें भाई क्या आपको इनकम मिलती है? नहीं मिलती ना, तो इसको हम वैसे शामिल नहीं करेंगे जीडीपी में। ठीक है, अब जैसे कि परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे की दी जाने वाली सेवाएं, जैसे गृहिणी द्वारा घर का काम करना, तो स्वैच्छिक कार्य जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जीडीपी की गणना में शामिल नहीं होती हैं। मान लो आप अपनी गली साफ करते हो, तो उसके थोड़े आपको पैसे मिल रहे हैं, है ना। अपने कपड़े धोते हो तो उसके पैसे मिलने वाले हैं क्या? नहीं मिलने वाले, तो उसको जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय और कृषि श्रम के बदले। भाई जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें वस्तु विनिमय और कृषि क्षेत्र जैसे बदले होते हैं, तो उसको कहाँ जोड़ें जैसे मुद्रा ही नहीं है, वस्तु के बदले वस्तु ले रहे हैं। अभी भी बहुत जगह ऐसी है यहाँ पर वस्तु विनिमय चलता है, वो भी ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, वस्तु के रूप में भुगतान जैसी गतिविधियों को महत्व होता है। ठीक है, अब गैर बाजार क्रिया को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। भाई ऐसी क्रियाएं जो गैर बाजार क्रियाएं होती हैं, तो ठेले लगा के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक कुछ घर में काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उसको शामिल नहीं किया जाता है जीडीपी में, क्योंकि उसका भाई लेखा जोखा ही नहीं होता है, ना ही टैक्स भरते हैं वो लोग, तो उसको क्या शामिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों की आय शामिल की जाती है जो टैक्स वगैरह भरते हैं। ठीक है, हाईलाइटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई यदि सरकार तम्बाकू, अब भाई ऐसे क्वेश्चन पता है बना के पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। यहाँ तो तम्बाकू दे रखा है कि यदि सरकार तम्बाकू जैसे उपभोग या फिर उत्पादन पर प्रतिबंध कर दे, तो इसका सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी तथा कल्याण पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा। इसके 2 अलग अलग आंसर निकलते हैं। ठीक है, और जीडीपी की बात करें तो भाई जीडीपी की बात करें तो भाई तम्बाकू उत्पादन बंद होने से जीडीपी में कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई तम्बाकू नशीली चीज़ों से बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। कल्याण पर प्रभाव करें तो स्वास्थ्य सुधार होने में सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे, कैंसर वगैरह कम होगा, अतः जीडीपी घट सकता है लेकिन कल्याण बढ़ सकता है। ऐसे 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रगतिशील कर प्रणाली से क्या अभिप्राय है, इसका प्रयोग सरकार अपने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करती है, पहचाने गए उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। अब भाई अर्थ क्या है, आय बढ़ाने पर कर की दर बढ़ती है, इससे प्रगति कर प्रणाली कहते हैं। ठीक, उद्देश्य क्या है भाई, आय में अर्थ बस समझ में आया ना कि आय बढ़ने पर मान लो इनकम बढ़ जाए तो कर की दर भी बढ़ जाती है, टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ता है, इससे क्या प्रगति कर प्रणाली कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ी, अब भाई वो टैक्स भी ज़्यादा भरेगा ना। उद्देश्य क्या है, आय और संपत्ति में असमानता कम करना है। इसका उद्देश्य क्या है, जो इनकम है और संपत्ति में जो उसमें असमानता है उसको कम करता है। भाई व्याख्या बोले तो अमीर वर्ग से अधिक कर सरकार गरीबों हेतु या विकास योजनाओं में खर्च करती है, जिससे कि समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। अगला है भाई कि भाई साख सृजन तथा आरक्षण अनुपात में विपरीत संबंध क्या है। भाई ऐसे क्वेश्चन हाँ इस तरीके से पूछ सकता है। CRR और जो आरक्षण अनुपात है, CRR और साख सृजन है, उसमें विपरीत संबंध क्या है, ऑपोजिट रिलेशन क्या है। तो इस कथन की पुष्टि एक काल्पनिक उदाहरण की सहायता से कीजिए। भाई ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि काल्पनिक उदाहरण में अपनी तरफ से बनाना है उदाहरण, तो आप बना सकते हो बहुत ईजीली अगर आपने डीपली स्टडी की हो इसकी CRR की। कि यदि आरक्षण अनुपात अधिक होगा तो भाई बैंकों पर ऋण देने हेतु कम धन होगा, जैसे हमने वो पढ़ा था। अगर भाई CRR बढ़ता है तो बैंक के पास पैसा कम बचता है और वो महंगे रेट पर ऋण देती है,
साक्षर अर्जन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यदि आरक्षण अनुपात कम होगा तो ऋण देने हेतु धन होगा, तो साक्षर अर्जन अधिक होगा। भाई जो हमने पढ़ा था कैसे काम करता है, वही क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखना है। 3 नंबर देते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कुल जमा, वही वाला फॉर्मूला जो ऊपर बताया गया, 1000 रुपये है, वहाँ पर 10,000 रुपये लिया था मैंने, और जो CRR है वो 20% है। आरक्षित अनुपात है, आरक्षित कर दिया 200 रुपये और 800 रुपये किसी को ऋण दे दिया, साक्षर अर्जन अधिक हो गया। और आरक्षित अनुपात 50% कर दिया जाए, CRR 20% से 50% कर दिया, तो 500 रुपये रख लिए जाएंगे, 500 रुपये ऋण दिए जाएंगे। 500 ऋण दे के बस साक्षर अर्जन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये तो थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने नहीं डाले हैं, तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो बच्चे देखते नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।